यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या होने वाले हैं, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आज यही हम जानेंगे इस खास सेगमेंट में। मेजर जनरल अनिल बाम सर। यूएस ईरान या ईरान इजराइल, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और मैं तो कहूँगा कि 70-80 के दशक से चल रहा है कि इजराइल हमेशा कहता है कि ईरान का ध्येय वाक्य है डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। इसका असर इंडियन इकोनॉमिक्स पे, मार्केट पे क्या पड़ रहा है? भारत जिसका 80% रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, एनर्जी, क्रूड ऑयल ये बाहर से आता है, ये बात, और उसमें से 60%, 45 to 60% इस इलाके से आता है जहाँ लड़ाई शुरू हो रही है। तो अगर एनालिसिस करते हैं तो अगर यहाँ से हम लोगों को आने वाला ईंधन 60% है हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट का, वो अगर खत्म हो जाए तो देश में क्या हाहाकार हो जाएगा। भारत ने जो कार्रवाई शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, वो एक जबरदस्त पहलू है और जबरदस्त पहल है। नुकसान अमेरिका का जबरदस्त हुआ है, उनके पास बहुत संसाधन है। पहले 6 दिन के अंदर $11.6 बिलियन खर्चा हुआ है उनका। अभी उन्होंने $200 बिलियन डिमांड किया है उनके कांग्रेस से कि आप सैंक्शन करिए इस एक युद्ध के लिए। अगर मैं कंपैरिजन करूं इकोनॉमिक के तौर पे, भारत का पूरा साल का डिफेंस बजट $68 बिलियन है। पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की थू हो रही है क्योंकि उसने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया इकोनॉमिक्स को कि कुछ दिनों में हमें असर नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ब्लैक स्वान इफेक्ट है। ब्लैक स्वान इफेक्ट वो होता है कि हमने बिना कुछ किए, अपनी गलती के बिना इफेक्ट हम पे हो रहा है। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया बट नुकसान हम लोगों को हो रहा है। मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, अपने आप से पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया। आप कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ यूसीएन विशेष के एक और सेगमेंट में। आज की डेट में सभी के सभी, हमारे देश के सभी वासी एक कन्फ्यूजन में है कि यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या होने वाले हैं, मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। एज अ लेमैन, एज एन आम आदमी, हमारे देश में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चल रहा है, क्या कारण रहा है, इसको लेकर सबके अपनी अपनी अटकलें हैं, सबके अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। और कई लोग तो कंफ्यूज्ड है और कई लोग ऐसे भी है कि वहाँ चल रहा है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। अब ये क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है, आज यही हम जानेंगे इस खास सेगमेंट में। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट यूसीएन स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अनिल बाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो रहा है, क्या उसका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या बताएंगे उस बारे में? थोड़ा अगर हम लोग वापस पीछे जाएं इस प्रेजेंट स्थिति को समझने के लिए जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यूएस ईरान या ईरान इजराइल, ये लड़ाई बहुत पुरानी है और मैं तो कहूँगा कि 70-80 के दशक से चल रहा है। और आपने सुना होगा कि इजराइल हमेशा कहता है कि ईरान का ध्येय वाक्य है डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। ओके, तो वो कहते हैं अगर आपका ध्येय वाक्य इसी पे निर्धारित है कि किस तरह से आप इजराइल को ख़त्म करेंगे, किस तरह से अमेरिका को ख़त्म करेंगे, तो जाहिर है कि एग्जिस्टेंस वॉर के लिए हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और जितने भी तमाम समय गुजरा है, आपने देखा पहले शाह ऑफ ईरान थे जो कि अमेरिकन पपेट के तौर पे माना जाता है उनको। फिर जो आयतुल्ला सीरीज़ आई है 1979 में, उन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद जो प्रेजेंट आयतुल्ला जो खमेनी मारे गए कुछ दिनों पहले, उसकी बात आगे करेंगे, उन्होंने 89 में टेक ओवर किया। उसके बाद से रजीम वही चल रही है। तो ये जो रजीम चल रही थी, जो कट्टरवादी है, धार्मिक तरीके से पूरे देश को चलाते हैं, ये बाकी लोगों को पसंद नहीं है। ओके। और जो बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपनाइजेशन ना करे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अनुसार जितने देशों में अभी फिलहाल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पूरे विश्व में ऐसे 9 देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है। बट चाहते थे ना इजराइल ना अमेरिका कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर रोग नेशन के पास वेपन आएगा तो पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा। तो ये जो इस लड़ाई के अगर पार्श्वभूमि देखें जी, तो यही सब चीज़ें जो अभी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। जून 25 में भी हुआ, जब अमेरिका ने जो हमला किया था, हम सबको याद होगा,
मिडनाइट हैमर नाम का हमला हुआ था जी, और जी, वो 12 डे वॉर बोलते हैं। 13 जून को वो हमला हुआ था, 12 दिन चला। और उस समय भी कहानी यही थी कि हम लोग ईरान का जितना भी परमाणु कार्यक्रम है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। और बाद में डिक्लेयर भी किया, बड़े बड़े बॉम्ब्स फायर हुए हैं, डिक्लेयर भी हुआ कि ये हमने पूरा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको नष्ट कर दिया। ओके। और चीज़ें शांत हो गई। वो टाइम पे 12 दिन में उन्होंने ड्रॉबैक कर लिया उस समय भी मिशन। ईरान ने काफ़ी सारे कंसेशन दिए थे जब यूएस के साथ उनकी बातचीत या वार्ता चल रही थी, जो उसमें प्रमुख था कि हम लोग यूरेनियम एनरिचमेंट 60% से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, जो 60 के ऊपर वेपन ग्रेड बन जाता है। ओके। पर 60% तक सिविल यूज़ के लिए या पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग एग्रीड है इसके साथ। हम लोग स्टॉक पाइल भी नहीं करेंगे एनरिच यूरेनियम का। उन्होंने तो यहाँ तक सहूलियत दी थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इंस्पेक्ट भी कर सकती है। ओके। ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और उस समय भी ट्रीटी होने वाली थी बिटवीन ईरान एंड यूएस, और वो हमला हो गया। इस समय भी हालात बिल्कुल सेम थे। इनफैक्ट 28 फरवरी को हमला हुआ है और उसके जो कि सैटरडे था, अगले थर्सडे को वियना में चर्चा के बाद सिग्नेचर्स होने थे। ओके। बट इस बार और पिछली बार इजराइल को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि अगर न्यूक्लियर डील हो भी गया तो न्यूक्लियर डील के बारे में इजराइल को उतनी कष्ट नहीं है जितना उसको कष्ट है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। वो चाहता है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी ना हो, क्योंकि अगर मिसाइल प्रोग्राम होगा तो इजराइल उनके रेंज में है, उनको हिट कर सकता है। वो कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। ये लोग, क्योंकि उस समय ईरान ने बोला था कि न्यूक्लियर पे बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे हमारा कोई बातचीत नहीं होगा, कोई कंसेशन नहीं होगा, हम अपना डेवलप करेंगे। तो उस समय भी फायर हुआ था, इस समय भी फायर हुआ। तो बेसिक कंटेंशन जो है, इजराइल का कहना है कि हमारा एग्जिस्टेंस एट स्टेक, अस्तित्व ही हमारा धोखे में है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ईरान कह रहा था कि हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, पर अगर आप नहीं मानोगे तो हमला होगा। और फिर दोबारा उस समय मिडनाइट हैमर था, और इजराइल ने उस समय नाम दिया था जून 25 में राइजिंग नायर, और इस बार नाम दिया है ऑपरेशन का एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन। तो दोनों में सिमिलरिटी है, और आप देख रहे हैं कि जो तबाही उसके बाद मची है वो उसके लिए है। तो बेसिक कारण अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो चाहते नहीं है कि ईरान का किसी तरह से भी कोई भी प्रोग्रेस हो, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या यूरेनियम के उसको लेकर हो, एनरिचमेंट के ऊपर हो। तो सर, इसका असर इंडियन इकोनॉमिक्स पे, इंडियन मार्केट पे क्या पड़ रहा है, कुछ आप इस बारे में बताना चाहेंगे, या इंडियन जियोपॉलिटिकल्स पे क्या हो रहा है? बहुत इफेक्ट होगा, और हो चुका ऑलरेडी ट्रेमेंडस। 40 दिन की लड़ाई हो चुकी है 28 फरवरी के बाद। यस। और आज की तारीख में हम अप्रैल में पहुंच गए हैं। इंडिया एक ऐसा देश है, भारत, जिसका 80% रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, एनर्जी, क्रूड ऑयल ये बाहर से आता है। ये बात है। और उसमें से 60%, 45 to 60% इस इलाके से आता है जहाँ लड़ाई शुरू हो रही है। तो पूरा अगर एनालिसिस करते हैं तो अगर यहाँ से हम लोगों को आने वाला ईंधन 60% है हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट का, वो अगर ख़त्म हो जाए तो देश में क्या हाहाकार हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम लोग एनालिसिस करें कि किन किन देशों पे इफेक्ट हो सकता है, भारत की बात अलग से करेंगे। नंबर 1 पे है भारत, नंबर 2 पे है चीन, क्योंकि चीन का भी तकरीबन 60% यहाँ से आता है। चीन रशिया से भी लेता है, चीन बाकी जगह से भी लेता है। नंबर 3 पे आता है जापान, नंबर 4 पे आता है सऊदी अरेबिया, नंबर 5 पे आता है यूएई। तो सवाल मन में ये आ सकता है कि भाई जो ले रहा है उसको तो नुकसान होगा, जो दे रहा है उसको नुकसान कैसे होगा? दैट इज सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इनका अगर तेल बाहर नहीं गया तो इनका कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ, जब तक इनकम ही नहीं है, कुछ इनकम ही नहीं होगा तो या सस्टेन कैसे करेंगे? अभी बड़ी बड़ी हवेलियाँ और अब कुछ बना लिए हैं, ये पेट्रो डॉलर्स के ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर भारत की बात करें स्पेसिफिकली, इफेक्ट ट्रेमेंडस होगा, और जियोपॉलिटिकली इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती इजराइल से है, जिसके संबंध ईरान से है, और जिसके संबंध यूएस से भी है। यस। तो तीनों जो देश वॉरिंग नेशंस हैं,
उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं, सभी के साथ अच्छे हैं। ये कहना कि भारत को नुकसान हो रहा है, हमारे पास गैस नहीं मिल रहा है, लोग सिलेंडर में लाइन लगा के खड़े हैं, ये सरकार की विफलता नहीं है। और ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ब्लैक स्वान मूवमेंट है या इफेक्ट है, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया बट नुकसान हम लोगों को हो रहा है। यस, हमें झेलना पड़ेगा, वो झेलना पड़ेगा। और जब ये होता है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। आई मीन हर चीज़, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेंट्स हो, सीमेंट्स हो, रबर हो, हर चीज़ में इसका इफेक्ट होता है। क्रूड ऑयल पे सभी बेस्ड है, सभी कुछ बेस्ड है, सभी डिपेंडेंट है। मेडिसिन के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, बिकॉज अगर फार्मेसी के लिए क्रूड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो कहाँ करेंगे। और एक क्रूड जब ऑयल आता है तो उसके कम से कम 16 डेरिवेटिव्स है। एक लाइट होता है, एक मीडियम होता है और एक हैवी होता है, अलग अलग। फॉर एग्जांपल लाइट में पेट्रोल और बाकी जो सॉफ्ट वाले हैं वो निकलते हैं, और अगर हैवी की बात करें जिसमें टार और बाकी पैराफिन वैक्स वगैरह वो निकलता है, तो उसके डेरिवेटिव्स बहुत हैं। और हर 16 आइटम जो निकलते हैं रिफाइनरी से वो की ज़रूरत है। ये सब होने के बाद इफ़ेक्ट तो होगा, बट भारत ने फिर भी, मैं कहता हूँ कि अपना स्टॉक लेवल्स और अपना जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सस्टेन किया है। पर जो हालात आज की तारीख में देखता हूँ, आगे चल के नुकसान और तकलीफ भारत को बहुत ज़्यादा होगी। ये भी बात हुई है बीच में कि हम रशिया से भी क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, अब हमने वहाँ से भी चालू कर दिया है इंपोर्ट करना। तो क्या रेशियो रहा है रशिया वर्सेस ईरान का, कि कितना परसेंटेज हम लोग अभी वहाँ से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया है सर? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा तकरीबन 60% हमारा आता है फ्रॉम मिडिल ईस्ट। ये ईरान है, यूएई है, कतार है, ओमान है, बहरीन है, जितने भी वहाँ पे देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उनसे आता है। सबसे करार किया हुआ है। रशिया से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और वहाँ से भी ऑयल आता है, पर इतनी तादाद में नहीं आता है जितना कि यहाँ से आता है, बट आता है। हमको याद है कि जब टैरिफ वॉर हुआ था, ट्रम्प का शुरू हुआ था, जब उन्होंने टेक ओवर किया था, ये एक वन ऑफ द प्री कंडीशंस था कि आप रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑयल से पैसा बना के रशिया यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। और वही लॉजिक और वही चीज़ें अभी ट्रम्प भी वही कर रहे हैं, सेम चीज़। और बीच में आपने सुना होगा कि काफ़ी हल्ला हुआ था कि ट्रम्प ने कहा था कि हम कंसेशन दे रहे हैं भारत को कि आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं किसी समय तक। काफ़ी था कि ट्रम्प कौन होता है बोलने वाला, ट्रम्प कैसे हमको हुक्म दे सकता है, वी विल डू व्हाट वी वांट, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट हमेशा पहला है। भाई भारत ने जो सबसे ज़्यादा बेहतर काम किया है, रशिया से ऑयल आता है बट उसका तादाद भी कम कर दिया है। भारत ने अपना जो बुके है जहाँ से वो तेल लेता है वो तकरीबन 43 कंट्रीज़ में स्प्रेड किया है। अभी वो मूव कर रहा है लैटिन अमेरिका, वो मूव कर रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ, और अर्जेंटीना के पास भी वो जा रहा है। और काफ़ी बड़ा करार हुआ है जो कि कुछ दिनों में सामने आएगा, विच विल बी अ मास्टर स्ट्रोक जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है। जो तेल अमेरिका देने को तैयार है उससे भी हम लेने को तैयार है। हमने बीच में सुना था कि अंबानी एक रिफाइनरी एस्टेब्लिश कर रहे हैं अमेरिका से, वहाँ का जो तेल भंडार है वहाँ को वो रिफाइन करेंगे। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितनी रिफाइनरीज हिंदुस्तान में है वो बहुत कम देशों में है। देशों में क्रूड ऑयल है पर रिफाइनरीज नहीं है। यस, भारत तेल लेके रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है। तो भारत के लिए आने वाला समय तभी अच्छा होगा कि जितने लोगों के साथ उसने करार किया है वहाँ से अगर क्रूड आता है तो उसके लिए बेहतर होगा। ऑलराइट, तो ये तो मोस्टली हमारे इकोनॉमिक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आगे, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है एक्चुअली हमारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हो रहा है तो इकोनॉमी भी जो है हमारी थोड़ी शैटर हो सकती है। देयर इज़ अ गुड चांस। बट अब जैसे रशिया से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सर, तो हम काफ़ी हमारे डिफेंस के लिए भी इक्विपमेंट्स भी काफ़ी हम लोग रशिया वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या, और रशिया भी जो है उधर भी प्रोवाइड कर रहा है ईरान को भी, तो क्या इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं इक्विपमेंट्स को लेकर? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज तो 100% होगा। हमने देखा है कि एक समय था कि ऑलमोस्ट 90% हमारा इक्विपमेंट रशिया से आता था। रशियन इक्विपमेंट बहुत ज़बरदस्त है, रोबस्ट है और लाइफ लॉन्ग है। उनका शेप शक्ल शायद क्रूड होगा बट इक्विपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हम लोगों ने हैंडल किया है तो पता है कि किस प्रकार से उनके वेपन सिस्टम्स एक्टिवेट करते हैं। एक समय ऐसा था तकरीबन 2004 के आसपास जब मैक्सिमम इंपोर्ट्स हम लोग
इसराइल से करते थे। ओके, इसराइल भी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, यस। और वहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो इतना आज तक टिके हुए हैं। sustain कर पाया है। अगर हम 40 लोग दिनों साइज में, देखें, फॉर एग्जांपल जो साइज इसराइल का है और जो साइज रशिया का, करेक्शन, ईरान का है, ईरान इसराइल से 75 टाइम्स बड़ा है। Okay. उतना लैंड मास है और इसराइल के बाद एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बाद डेप्थ ही नहीं है। अगर कोई खदेड़ेगा तो जाके पानी में गिरेगा वो। ही हैज़ टू गो एंड लैंड इन सी। पर टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, तो भारत ने उनसे भी लिया था। भारत ने जो कार्रवाई शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, वो एक ज़बरदस्त पहलू है और ज़बरदस्त पहल है, क्योंकि जब तक इंडिजिनाइजेशन नहीं होगा किसी भी देश में, उसको तरक्की नहीं कर सकता है। ये बात तो बिकॉज जो इक्विपमेंट हम बाहर से खरीदते हैं और अगर वही इक्विपमेंट हम भारत में बना बनाते रहे हैं, हैं। उसका कीमत में 1/10 से लेके 1/20 तक उसकी कीमत गिरती है और वो पैसा हिंदुस्तान में रहता है, अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। खर्चा तो करना है, तो क्यों हम किसी और को दें और क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट। अगर कोई देश चोक लाइंस को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, बंद कर देता है, सप्लाई बंद हो जाएगा। हमने देखा कारगिल वॉर में सडनली 155 एमिनेशन बोफोर्स गन के शेल्स नहीं मिल रहे थे। ओके, फिर साउथ अफ्रीका से 3 गुना कीमत पे लिया है और उस एक एक शेल की कीमत भी काफ़ी बहुत महंगा होता है एक शेल। तो आत्मनिर्भर भारत होना या डिपेंडेंसी और वेपन सिस्टम किसी और पे ये करना थोड़ा जितना कम हो उतना बेहतर है। हमने सिंदूर में देखा जो S-400 सिस्टम हमने रशिया से लिया था, yes। एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत कारगर साबित हुआ है। और जितने भी दुश्मन की तरफ से मिसाइल या रॉकेट्स या ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, सबको नस्तभूत किया और कोई भी इफेक्टिवली उसका एंगेजमेंट नहीं कर पाया भारत के ऊपर। बहुत कोशिश किया उन्होंने, सिविलियन एरियाज पर टारगेट किया, रिलीजियस प्लेसेस पर टारगेट किया। अमृतसर के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त मारा हुआ है, क्योंकि मैं फिजिकली उस समय वहाँ था तो मैंने देखा हुआ है। पर जितने भी आए थे वो पूरे के पूरे निष्काम हो गए। तो क्या बात, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। दैट्स टोटली ट्रू सर, दैट्स टोटली ट्रू। लेकिन वहाँ पे जो अभी जियो पॉलिटिकल वॉर्स चल रहे हैं, अभी स्टेट ऑफ होमरूस की बात करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और ये इंडिया के लिए कितना क्रिटिकल है, अगर मैं पूछूं आपसे? हॉर्मूज को अगर देखे जाए, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बोलते हैं या समुद्र धुनी बोलते हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड लोकेशंस हैं। और पॉसिबली जब लड़ाई शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के और उसके लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने सही ढंग से उसको वॉर गेम नहीं किया। उनको शायद उम्मीद नहीं थी या अंदाज़ा नहीं था कि हॉर्मूज को अगर चोक कर दिया तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड और एनर्जी रिक्वायरमेंट में चोक हो जाएगा। ओके, ये जो हॉर्मूज स्ट्रेट है, इसमें से पूरी वर्ल्ड की 20% रिक्वायरमेंट यहाँ से फ्लो होता है, पूरे वर्ल्ड का। तो अगर सोचिए कि 20% यहाँ से एनर्जी या ऑयल या क्रूड यहाँ से पास करता है, गैस पास करता है, तो कितनी बड़ी तादाद में है। बिल्कुल। और जब लड़ाई शुरू होने से पहले जब जो फ्लो था शिप्स का, तकरीबन 140 शिप्स रोज वहाँ से ट्रांजिट करती थी, और आज की तारीख में जो है वहाँ 5 से 7 शिप्स ट्रैवर्स करते हैं। तो हॉर्मूज एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और हॉर्मूज एक ऐसा छोटा चैनल है जो तकरीबन सिर्फ 31 किलोमीटर्स का विड्थ है उसका। इमेजिन करो 31 किलोमीटर विड्थ है, और अगर एक स्ट्रेट है तो उसमें डेप्थ होना भी ज़रूरी है, वरना शिप कैसे पास करेगा? पास नहीं होगा। अगर लैंड मास ऊपर है तो शिप तो ग्राउंड हो जाएगा। तो वो एक ऐसा इलाका है जो कि ओपन है, डेप्थ है और मूवमेंट के लिए उसके पास जगह है। तो जब ईरान ने इसको वेपनाइज किया और पूरे हॉर्मूज को बंद कर दिया, गला दबा दिया उसका, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार बच गया। इमेजिन करो कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो एम कुछ और ही थे, ध्येय कुछ और थे, हाँ। अमेरिका और इजराइल के, और वो लड़ाई पूरी की पूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होके हॉर्मूज पे आई। जब उनकी वार्ता भी हुई इस्लामाबाद में, तो मेजर पॉइंट क्या था, आप हॉर्मूज खोलेंगे। हाँ, और ये बात क्या, साथ में उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आप बंद करेंगे, बट पूरा का पूरा फोकस हॉर्मूज पे है। और वार्ता विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अभी उसका ब्लॉकेड कर रहे हैं। तो कहीं पे मैंने मीम देखा था, बहुत मज़ेदार था, कि वी आर फाइटिंग हॉर्मूज टू ओपन इट विच वॉज ओपन बिफोर द वॉर, which was already open, हाँ, which are already open। अभी बोल रहे हैं कि जो ब्लॉकेड था वो ब्लॉकेड निकालने के लिए फिर लड़ाई हुई थी, पहले ब्लॉकेड नहीं था। हाँ। तो मतलब इमेजिन करो कि अमेरिका
को बार बार अपना एम चेंज करना पड़ रहा है, और जिस लड़ाई में आपको एम चेंज करना पड़ता है, इसका मतलब आप पूरी तरह से विफल है। सो स्ट्रैटेजिकली हॉर्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। यस। उसी का एक भाई है यमन के पास, साउथ ऑफ यमन, गल्फ ऑफ यमन बोलते हैं, गल्फ ऑफ यमन, बाब अल मंदाबी बोल के नाम का स्ट्रेट है। ओके। वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसी के पैरेलल लोकेशन में वो डिप्लॉयड है, बट वहाँ से फ्लो इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया का है और ईरान का है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही अपना पूरा तेल करते हैं। हाँ, इमेजिन करो सऊदी अरेबिया का तेल नहीं निकलेगा तो उनका इकोनॉमिक कहाँ पहुँचेगा। हाँ, जो उनके वेस्ट में रेड सी है, वहाँ से वो ऑयल निकाल के नॉर्थ में यूरोप ले जा सकते हैं, जिसमें फ्रांस, यूके, इटली और जर्मनी को वो ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। बट वो स्ट्रेट बहुत ही नैरो है, वहाँ से पॉसिबली 1 या 2 शिप एक टाइम में निकल सकती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही, मतलब ये पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को भी हिला सकते हैं ये लोग, इफेक्ट कर सकते हैं। पर इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रही है सर इस वॉर में, आप कुछ अगर बताना चाहें? इंडिया का कितना, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स विथ ऑल द नेशंस हु आर इन वॉर, बट स्टिल हमें भी नुकसान हो रहा है। तो अभी आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इंडिया ने बहुत सही प्ले किया है इस लड़ाई में जी। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया की दोस्ती तीनों देशों से है, अलग अलग लेवल पे है, बट दोस्ती है, मतलब नॉर्मल बोलचाल शुरू है, बिजनेस शुरू है, इकोनॉमिक्स पे है, टॉकिंग टर्म्स पे है। बट सरप्राइजिंग है कि बहुत वाजिब सवाल है आपका कि भारत इसमें इन्वॉल्व कैसे नहीं हुआ। पॉसिबली भारत ने डे 1 से कहा था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो गए। यस। आपने नोटिस किया होता कि जितने कंट्रीज को अमेरिका ने अपील किया है, जब देखा कि वो ईरान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो नेटो कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, जितने भी फ्रांस है, इटली है, यूके है, जर्मनी है, सबको अपील किया कि कुछ करो, मदद करो, हॉर्मुज खोलने के लिए मदद करो। भारत का नाम किसी ने नहीं लिया। और भारत के संबंध सबके साथ अच्छे हैं। जितना ब्लॉकेड ऑयल का हुआ उतना भारत का नहीं हुआ। पहला शिप जो वहां से मार्च किया, बाहर निकला ऑयल के लिए, आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, आफ्टर द वॉर स्टार्टेड, वो भारत ही आया। शेनलॉन्ग सुएज मैक्स नाम का है, लाइबेरियन फ्लैग फ्लाई करता है, वो लाइबेरियन शिप है वो, और भारत के लिए आया था। उसके बाद तो काफ़ी शिप्स आ गए। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तकरीबन भारत के 20 से 21 शिप्स अंदर फंसे हुए थे। उसके बाद शिवालिक आया, उसके बाद मांडवी आया, उसके बाद परिमल आया, कई शिप्स आए, ये सब बाहर निकले हैं। और उस समय सिर्फ भारत एक देश था जिसके पास शिप्स पहुँचे। अब बीच में आपने देखा होगा 2 शिप्स जो चीन की तरफ कूच कर रहे थे गैस और नेचुरल ऑयल लेके, वो दोनों डाइवर्ट करके भारत में आए थे। अगर हम लोग हॉर्मुज से अपने जितने बंदरगाह हैं उनका डिस्टेंस देखें तो कांडला पोर्ट जो है वो हॉर्मुज से तकरीबन 1000 किलोमीटर है। और ट्रैवलिंग टाइम शिप के लिए 35 दिन लगते हैं। तो शिप निकलने के बाद भी अगर हमारा फ्लो कंटिन्यूस नहीं है कि रोज एक शिप निकल रही है, तब तक रोज एक शिप नहीं पहुंचेगी, लेकिन पहली शिप पहुंचती है 35 दिन के बाद। और अगर मुंबई पोर्ट अगर देखें फ्रॉम हॉर्मुज तो 53 डेज लगते हैं। 1550 किलोमीटर दूर है वो। अगर इतना उसकी डिस्टेंस है तो हमको ज़रूरी है कि फ़्लो रेगुलर होना चाहिए। तो भारत ने इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हुए बैकडोर से भी कार्रवाई की है। हमने देखा, हमने ईरान से बातचीत किया है। अभी 11 और 12 तारीख को हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यूएई में थे। उसके पहले मॉरिशस गए थे किसी प्रोग्राम के लिए, वहाँ से सीधे यूएई में गए। हमारा राब्ता सऊदी अरेबिया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, और जितने ये गल्फ़ के कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, अगर साउथ से नॉर्थ देखें, ओमान, कतार, बहरीन, कुवैत और इराक, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लेकिन सर हो सकता है ना, देयर इज़ अ गुड चांस कि आगे जाके कोई एक कंट्री जो है वो बैकफायर करे या उनको कुछ प्रॉब्लम हो हमसे। तो ऐसे टाइम पे सर इंडियन नेवी का भी क्या रोल है, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हॉर्मुज पे हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट ना होने दे। एब्सोल्युटली। आपने देखा है कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि भारतीय सेना, नौसेना का क्या इसमें रोल है, इंडियन नेवी कैसे इसको सपोर्ट कर सकती है।
नेवी का प्राइमरी एम है इंटरनेशनल वाटर्स को गार्ड करना भारत की सुरक्षा के लिए, बट ये भी एक एक्सेलरी और रोल है जो उसको करना ज़रूरी है, पहली बार हुआ है। ओके। हमारी नेवल शिप्स और फ्रिगेट्स ने, और 3 डिस्ट्रॉयर भी थी, 2 फ्रिगेट्स थी, जिन्होंने एस्कॉर्ट किया है हमारी शिप्स को जो बाहर निकल रही थी। और वो परमिशन इसीलिए मिला क्योंकि हमारा फ्रेंडली टर्म्स है विथ ऑल दीज वॉरिंग नेशंस। जितना तकलीफ ईरान को है बिकॉज उसने वेपनाइज किया, बाकी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएई का देखिए, यूएई की 60% वहाँ से बाहर निकलता है हॉर्मुज से, और उनका कंप्लीट इकोनॉमी वहाँ उस पर डिपेंड करता है। उसने कुछ अंडरलाइन पाइपलाइंस ले किया है, बट अगर उसमें से भी 40% निकला तो जो बचा हुआ 60% ऑयल वो नहीं बेच पाएगा, उनका इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। जितने टावर्स बने हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बिजली नहीं मिलेगी, इतना पैसा नहीं मिलेगा कि वो उसको सस्टेन कर सकें। तो भारतीय नेवी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, हो रहा है और आगे भी करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने नेटो कंट्रीज हैं उनको अपील किया था कि हॉर्मुज खोलने के लिए आप हमारे पास आइए, हमारे मदद सभी से आह्वान किया था। जब पहली बार हुआ था तो किसी ने मना कर दिया, अनदेखा या अनसुना कर दिया। इस बार बीच में यूके ने बोला था कि हम करेंगे, फिर यूके भी मुकर गया, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था ये लड़ाई आपने शुरू किया हमसे बिना पूछे हुए, अभी जो इफेक्ट हो रहा है अभी मत हमारे पास आइए जब आपको नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली नुकसान अमेरिका का ज़बरदस्त हुआ है, उनके पास बहुत संसाधन है। पहले 6 दिन के अंदर $11.6 बिलियन खर्चा हुआ है उनका। अभी उन्होंने $200 बिलियन डिमांड किया है उनके कांग्रेस से कि आप सैंक्शन करिए इस एक युद्ध के लिए। अगर मैं कंपैरिजन करूं इकोनॉमिक के तौर पे, भारत का पूरा साल का डिफेंस बजट $68 बिलियन है और साल का, और अमेरिका एक युद्ध के लिए चंद दिनों के लिए $200 बिलियन मांग रहा है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि ईरान स्मार्टली प्ले करता है। ईरान के जो ड्रोन्स हैं, शाहिद 174 है, शाहिद 3 है, ये कीमत में बहुत कम है, वो फाइबर ग्लास का बना हुआ है। $30,000 से $50,000 एक ड्रोन की कीमत है। और जब उसको मार गिराने के लिए अमेरिका को या तो एंटी मिसाइल लगाने पड़ते हैं, या एरो मिसाइल मारना पड़ता है, या थर्ड है वो मारना पड़ता है, या पेट्रियट इस्तेमाल करना पड़ता है। एक मिसाइल की कीमत 3 से लेके $13 मिलियन है। तो कहाँ $50,000 और कहाँ $13 मिलियन। और एक फायर करने से वो ड्रोन खत्म नहीं होता है, कम से कम 6 से 7 फायर करने पड़ते हैं। तो उनका तो हाहाकार मचा हुआ है। पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की थू हो रही है, क्योंकि उसने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया इकोनॉमिक्स को कि कुछ दिनों में हमें असर नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी तो मतलब सर, अभी एवरीवन इज इन कंफ्यूजन राइट नाउ। मतलब एज एन आम आदमी अगर मैं बात करूं, जितने भी इंडियंस हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, फॉर वर्किंग वीजाज पे गए हैं, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे सर इस वॉर की वजह से? क्या कुछ देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में? बिल्कुल। अगर जैसे आपने कहा, हमारे कई नागरिक इन इलाके में गए हुए काम के लिए। यस, तकरीबन 90 लाख के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ भारतीय इस इलाके में है। यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सऊदी अरेबिया हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वहाँ पे मैन पावर की बहुत कमी है। और हिंदुस्तानी मैन पावर एज ऑफ नाउ उनको अवेलेबल है हर स्टेटा में, ऑफिसर लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, सुपरवाइजर लेवल पे है, वर्किंग लेवल पे है। और जितने भी वहाँ गए हुए हैं, अच्छा उनका जीवन यापन हो रहा है। बट आज की तारीख में क्योंकि सब कुछ ठप हो रहा है, तो उनकी नौकरियां जा रही है। मैंने एक जगह कहीं मैं बात कर रहा था, तब किसी ने पूछा कि हमारे लोगों को बाहर निकालना है, भारत सरकार क्या कर रही है? तो मैंने उस समय एक स्टर्न रिप्लाई दिया था कि जब गए थे तो किसी से पूछ के नहीं गए थे, और जब अभी निकालने की बारी आती फिर आप पूछते सरकार क्या कर रही है? की बात कर रहे हो। फिर भी भारत जो करता है, इतना किसी ने इवैक्यूएट नहीं किया है जितना भारत ने किया है। आज की तारीख में भी यूएई से इवैक्यूएट किया है, ओमान से किया है, कुवैत से किया है, ईरान से किया है। इनफैक्ट ईरान के कई लोगों को बताया कि आप अजरबैजान और आर्मेनिया में पहुंचिए, जो कि नेबरिंग कंट्री है, अगर वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ से उठाएंगे। जब एयर स्पेस बंद हो गया था 28 तारीख को, तकरीबन 8 या 10 दिन एयर स्पेस बंद रहा था। तो सभी लोग परेशान थे, बट कई लोगों को निकाल लिया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सोचते हैं कि मैं फैमिली को भेज देता हूँ, मैं नहीं निकलता हूँ, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ ने बोला है। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ कुवैत का,
उन्होंने बोला है कि आप जाएंगे तो वापस आने का गारंटी नहीं है, फिर नहीं बोलना कि हमें नौकरी चाहिए। तो वो इंसान क्या करे जिसका जीवन व्यापन उस पर निर्भर है। तो वो कह रहा है कि फैमिली तुम लोग जाओ, मैं रहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो कंफ्यूजन बहुत है, बट सरकार कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से इवैक्यूएट किया जाए, और लोगों से भी अपील है कि जब भी मौका मिलता है, जब भी एयर स्पेस खुलता है और फ्लाइट शुरू होती है, तो वहाँ से बाहर निकले, जल्द से जल्द। और आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर आप इस वॉर के कॉन्फ्लिक्ट का, हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, और क्या क्या आगे जाके एक एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल सिविलियन क्या असर पड़ने वाला है उनके डेली लाइफ पे, कहाँ कहाँ उन्हें इसका असर देखने बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अभी 40 दिन के ऊपर हो चुका है। बिल्कुल। जितना सस्टेन करना था, जितने भी राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने कोशिश करके अभी तक सस्टेन किया है। बट अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया, क्योंकि ये मैटर करता है, हमने देखा कि रशिया यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई 24 फरवरी 2022 में, अभी तक चल रही है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा किसी को। अब तो अवॉइड ही करना चालू कर दिया लोगों ने, कोई बात ही नहीं करता। तो वहाँ पे हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर, किसी को फर्क नहीं पड़ा। हमें तो पता भी नहीं लगा कि लड़ाई चल रही है। जो स्टडी करते थे, जैसे मैं उसमें स्टडी करता था, मुझे उसको पता है क्या हुआ है, बट इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि ईरान, जब लड़ाई हो रही है ईरान, अमेरिका, इजराइल की, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का लक्ष्य उनकी तरफ है, क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर। महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ रेट कम होगा। भारत का जो ग्रोथ रेट पब्लिश किया था वर्ल्ड बॉडी ने 6.8 जीडीपी इंक्रीज बताया था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो ऑलरेडी उन्होंने कम करके 6% पे ले आए। आज भी भारत सबसे बड़ा देश है जो ग्रोथ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में। बाकी देशों में तो जैसे जापान है, काफी पहले उन्होंने ग्रोथ किया, अभी नेगेटिव ग्रोथ में है, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर द ग्रोथ इज एट द प्रीमियम एंड वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो 6% ग्रो करके भी जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो ग्रोथ ऑलरेडी बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर मान लो इन्फ्लेशन 8 या 9% बढ़ गया, तो 6% ग्रोथ का क्या फायदा होगा? अगर आपने जब बात किया तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जी। जो क्रूड ऑयल आता है उसके 2 रेट होते हैं, एक ब्रेंट ऑयल होता है और एक WTI बोलते हैं, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। ये 2 ऑयल रेट डिसाइड करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से ऑयल का एक्सचेंज होगा। और 2023 तक करार था कि वर्ल्ड में कहीं पर भी तेल का आदान प्रदान होगा तो डॉलर में होगा। ये बहुत स्मार्ट मूव था अमेरिका का कि कहीं पर भी कोई भी सेल हो, पैसा मैं कमाऊंगा, डॉलर डिपेंडेंट रहेगा पूरा का पूरा। 23 में बंद हो गया। अभी धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकल रहे हैं। ब्राजील और बाकी कंट्रीज ने बोला है कि हम बाहर हैं, चाइना उससे भी बाहर है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स की। यस। तो जब, और हमने देखा लड़ाई से शुरू होने से पहले ऑयल का रेट $73 पर बैरल था, जो एक दिन 120 तक पहुंच गया था, तकरीबन 6 या 7 मार्च को। आज की तारीख में भी तकरीबन 100 के ऊपर है। इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 है। जब बैरल का रेट $100 से ऊपर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। $100 तक सस्टेन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर ऑयल का रेट 11% बढ़ा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 0.55% का इफेक्ट होता है। इमेजिन करो कितना इफेक्ट है। अगर 48% बनता है तो तकरीबन 2.3% बढ़ता है, बढ़ जाएगा। 78% जो कि तकरीबन 56% बढ़ा था, इमेजिन करो 3.5 से 4% CPI में इंक्रीज होता है। अगर ऐसे हुआ तो कौन सा राष्ट्र उसको सस्टेन करेगा? हर चीज महंगा होगा, फिर तो होगा ही होगा। कॉमन मैन को कितना मुश्किल होगा। और हम जितने लोग हैं, मैक्सिमम भारत में मिडिल क्लास है, हम सब लोग मिडिल क्लास है, हमको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जो हायर अप्स है वो मैनेज कर लेते हैं बिकॉज उनके पास संसाधन है, बट जो आम आदमी है, जैसे आपने कहा, उसको बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाला है। और अगर ये जल्द से जल्द ये बंद नहीं हुआ, और ये आज कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी आया है कि शायद इस हफ्ते दोबारा वार्तालाप होने का उम्मीद है। अभी ये कब होगा, कैसे होगा, वो अब डिपेंड करेगा। बट अगर ये चलता रहा जिस प्रकार से चल रहा है तो फिर नुकसान पूरे विश्व का होना है और भारत का डेफिनेटली होना है। पूरे विश्व का हो रहा है तो सर डेफिनेटली नेबरिंग कंट्रीज का हो रहा है, हमारा भी होगा ही, वो असर तो दिखेगा ही। आम आदमी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सर, आम आदमी के लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे एक एडवाइस, अगर एक हमारे जितने भी आम आदमी
जितनी भी जनता आपको सुन रही है इस वक्त देख रही है, क्या चेंजेस करना चाहिए लाइफ में, क्या तैयारियां वो रखे कि अगर आगे जाके इन्फ्लेशन आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, घट गया तो इट्स गुड, बट अगर सेकंड चीज़ है अगर बढ़ गया और अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो क्या तैयारियां वो रखे, क्या, या अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ना भी हो बट इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया को अफेक्ट करना शुरू कर दे हाई लेवल पे, तो क्या तैयारियां करनी चाहिए एक आम आदमी ने? डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इफेक्ट हर एक को होगा। और आम आदमी जैसे हम कहते हैं, हम लोग बात करेंगे आम आदमी की, जी, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो तो फिर भी मैनेज कर लेंगे। बट आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है, रेडी वाला हो, डे टू डे वर्कर हो, जो आज कमाएगा आज ही खाएगा। बिल्कुल। कमाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जब पिछले दिनों गैस का किल्लत हुई थी तो लोगों ने, रेडी वालों ने या छोटे ईटरीज ने या होटल्स ने थोड़ा दाम बढ़ाया था, बिल्कुल, जो वाजिब है। और जाहिर है कि अगर उसको मिल नहीं रहा है या उसका गैस का रेट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। कमर्शियल गैस का रेट बढ़ा था, डोमेस्टिक गैस का रेट नहीं बढ़ा था। ये इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है आम आदमी के ऊपर। जैसे रोज लोग बाहर खाना खाते हैं, जिसका खुद का किचन नहीं है, उन पर फर्क पड़ेगा। हम सबको अपनी लाइफस्टाइल बदली करनी पड़ेगी। हम देखते थे कि जितना लॉजिस्टिक है, जितना ट्रांसपोर्टेशन है, सब में फर्क पड़ेगा। ये तो है, अभी भी देखा पढ़ना हमने ही है कि वो तो। भारत ने फिर भी सस्टेन किया है। पेट्रोल का रेट, जो नॉर्मल पेट्रोल है, वो आज भी 104 रुपये उतना ही है है, ये। जो डे 28 फरवरी को था। जो हायर एंड का पेट्रोल है उसमें रेट बढ़ा है, स्पीड का बढ़ा है, स्पीड जो का कम है। लोग इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जैसे मैं इसको कहता हूँ, ये ब्लैक स्वान इफेक्ट है। ब्लैक स्वान इफेक्ट वो होता है कि हमने बिना कुछ किए, अपनी गलती के बिना, इफेक्ट हम पे हो रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, कोई सरकार की गलत नीतियां नहीं है, Yes. सब वही है, बट इफेक्ट हमको हो रहा है किसी और वजह से। तो लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है, संसाधन इस्तेमाल करने कम करना जरूरी है। जैसे आपने देखा, भारतीय लोगों को ना एक तकलीफ है होर्डिंग की। जैसे ही खबर लगती है कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने वाला है, सब पहले पहुंच जाके गया। टैंक फुल करो, टैंक फुल करने चले और गए। टैंक फुल करते हैं तो बाकी किसी को नहीं मिलता है। फिर वो विजुअल्स बन जाते हैं कि नो स्टॉक का बोर्ड लगाते हैं कि हाँ। खत्म हो गया, ये तो प्रॉब्लम आई थी, अभी देखने मिला था, जबकि रीजन कुछ और था। हाँ, दो देयर वाज सफिशिएंट स्टॉक फॉर एवरीवन, और रीजन अलग था। हाँ, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ था कि बोला था कि पहले जितने पेट्रोल बंक हैं वो पहले पेमेंट करेंगे, फिर डिलीवरी होगा। पहले होता था क्रेडिट पे। तो जब 2 दिन का गैप आया तो पूरा हाहाकार मच गया। तो हम सबको सोचना चाहिए। हम लोग ना, अनफॉर्चुनेटली, हम लोग जितने नागरिक हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सोचते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया। हमेशा सोचो कि आपने देश के लिए क्या किया, कभी तकलीफ नहीं होगा। एंड हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा थोड़ा तकलीफ झेलने के लिए। ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि क्रिप करना, बोलते रहना हमेशा कि यार बहुत मुश्किल है, ब्लेम करना, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये कोई कुछ नहीं करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने क्या किया, हम ये कहते हैं कि बाकियों ने क्या किया। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। डेफिनेटली जब कोई कुछ चीजें नहीं करता है तो इफेक्ट होता है, बट नॉट इन द प्रेजेंट केस। तो हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा जितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, बहुत जबरदस्त इफेक्ट होने वाला है। एंड फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक है अनाज उत्पन्न के लिए। अगर अनाज उत्पन्न नहीं होगा तो खाने को नहीं मिलेगा। भले ही पैसा आपके पास है, अगर अनाज नहीं है तो आप कैसे जिएंगे? यस। पानी पे तो नहीं जी सकते, एक दिन जी लिया, 2 दिन जी लिया। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल करें। जब तक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखें अपनी, है ना। पूरा फैमिली के अंदर अगर आप 4 रोटी बनाते हैं और एक रोज बचती है तो 3 ही बनाइए। इस प्रकार के हर एक फैमिली को अपना सोचना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है कि आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो चल रहा है, खाना बन गया, फिर भी सिम पे लगा रखा है कि गर्म होता रहेगा। जब लोग आके बैठेंगे खाने के लिए तो अब परसेंगे। ये सब हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तकलीफ हमको ही होगा। इफ वी डोंट चेंज, द टाइम्स विल ओवरटेक यू। सो हमें बहुत जरूरी है, और तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। So we have to be prepared. Yes. That will be the final takeaway from our Absolutely. from your interview. This any advice
कोई लास्ट एनी एड ऑन विच यू वुड लाइक टू टेल बिफोर? शायद मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, किसी को एडवाइस कर सकूँ, जी। बट मैं हमेशा यही कहता हूँ जो अभी मैं थोड़ी देर पहले किया, जी मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, अपने आप से पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया। आप कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं, देश हमेशा आपके लिए करेगा, बिकॉज देश है इसीलिए। हर एक जब इंसान कंट्रीब्यूट करेगा देश की तरक्की के लिए, तो डेफिनेटली जो हम लोगों का सपना है 2047 में एक विकसित देश बन के निकलेंगे, तो ये पूरा होगा। सी वॉट यू कैन डू फॉर योर नेशन, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, दैट्स हैज़ बीन अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम यू, एंड लेट्स होप कि ये जानकारी जानने के बाद आप लोगों के मन में जो डर का माहौल था वो कम हुआ हो, और जो लोग बिल्कुल बेफिक्र करते वो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सुधर जाएं, यही उम्मीद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच टू यू। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। प्लेजर इज कंप्लीटली माइन सर। जय हिंद। जय हिंद सर।